नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान। 3 महीने तक चलेगा कैंपेन। स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक विकास, शिक्षा और कृषि जैसी थीम्स को मिली प्राथमिकता। यूके में 14 साल बाद बनी लेबर पार्टी की सरकार। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार। ब्रिटेन में सरकार की संसदीय प्रणाली का है प्रचलन। और इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क हुआ लॉन्च। नई दिल्ली स्थित ILBS में बना वर्चुअल नोड। भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर से परेशान। आइए खबरों की शुरुआत करें। भारत में हुए आम चुनाव के बाद यूनाइटेड किंगडम में भी आम चुनाव आयोजित हुए, लेकिन यहां पर 14 साल बाद सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला है। यूके में 14 साल से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को जनता ने बेदखल कर दिया है और अब लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की हार की मुख्य वजह यूके में महंगी होती लिविंग कॉस्ट और आर्थिक स्तर पर पेश आ रही तमाम समस्याओं को बताया जा रहा है। इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक काबिज थे। उन्होंने एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी ली। यूके की संसद में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स हैं। 650 सीट्स वाले इस सदन में किसी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 326 सीट्स की जरूरत होती है। एक बात यहां नोट करिए कि ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। वहीं जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अभी जो आम चुनाव आयोजित हुए हैं वो पूरे यूके पर लागू होते हैं। यूके में सत्ता का बदलाव भारत में भी असर डालेगा। दरअसल भारत और यूके के बीच लंबे वक्त से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, लेकिन अब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है, तो FTA को लेकर भी डायनेमिक्स बदलेंगे, जिससे समझौते को फाइनल होने में अभी देरी होगी। नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। 3 महीने तक चलने वाला ये कैंपेन इस साल के सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी आकांक्षी जिलों और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स यानी आकांक्षी ब्लॉक्स में सैचुरेशन यानी संपूर्णता हासिल करने पर फोकस करना। इस कैंपेन्स की थीम्स में स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक विकास, शिक्षा और कृषि जैसे विषय शामिल हैं। कैंपेन के दौरान ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, हेल्थ कैंपस, ICDS कैंपस, जागरूकता रैली, एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अभियान में 6 KPIs हैं। KPIs का मतलब हुआ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहला है पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं का परसेंटेज। दूसरा है ब्लॉक में टारगेटेड जनसंख्या के मुकाबले डायबिटीज की जांच कराने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज। तीसरा है ब्लॉक में टारगेटेड जनसंख्या के मुकाबले हाई ब्लड प्रेशर के लिए जांचे गए व्यक्तियों के प्रतिशत। वहीं चौथा ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत पर जोर देता है। 5वां इंडिकेटर सॉयल हेल्थ सैंपल के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों के प्रतिशत से जुड़ा है। और छठा ब्लॉक में कुल SHG यानी स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत है। ये तो ब्लॉक्स के लिए निर्धारित KPIs हैं। आकांक्षी जिलों के लिए अलग KPIs भी निर्धारित किए गए हैं। पहला है पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। दूसरा ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत से जुड़ा है। तीसरा इंडिकेटर 9 से 11 महीने की पूर्णतः प्रतिरक्षित यानी इम्यूनाइज्ड बच्चों का प्रतिशत दर्शाता है। चौथा वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या से जुड़ा इंडिकेटर है। और 5वां माध्यमिक स्तर पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत बताता है। अंत में है छठा, जो कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत है। देखिए, भले ही ये KPIs आपको एग्जैक्टली याद ना हो, मुश्किल है याद करना, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिए, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वीमेन की प्रसव पूर्व देखभाल, डायबिटीज इत्यादि। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसका मकसद देश भर के 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी परिवर्तन लाना था। वहीं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था।
इसका मकसद देश के 500 ब्लॉक्स में जरूरी सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पालन करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, इस मसले पर सरकार ने मार्च 2024 में एक नोटिस जारी किया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ये नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक किचन में यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों पर ISI मार्क अनिवार्य होगा। अब BIS ने किचन में इस्तेमाल होने वाले इन बर्तनों के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। BIS के मानकों के मुताबिक बर्तनों के मटेरियल, शेप, फिनिश और परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि कई धातुओं से मिलकर बनी होती है। स्टेनलेस स्टील को लोहा, निकल, क्रोमियम से तैयार किया जाता है। क्रोमियम इसे जंगरोधी यानी रस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। मिश्र धातु या एलॉय का मेथड किसी भी धातु के गुणों को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है, लेकिन इसे इसके प्योर फॉर्म में न इस्तेमाल करके मिश्र धातु के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइट नाम के खनिज से हासिल किया जाता है। BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लेमेन को लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल नोड है जिसका मकसद मेटाबॉलिक लिवर डिजीज को रोकना और इलाज करना है। इन्फ्लेमेन का मुख्य मकसद मेटाबॉलिक लिवर डिसऑर्डर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे मुद्दों को डील करना है। फैटी लिवर शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस नेटवर्क के जरिए भारत और फ्रांस के विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर भारत में इस तरह की पहल की अहमियत बताई गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक करीब हर 3 में से एक भारतीय फैटी लिवर का शिकार है। साथ ही भारत और फ्रांस दोनों ही नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और ALD यानी एल्कोहलिक लिवर डिजीज का बर्डन झेल रहे हैं। ये दोनों ही कंडीशन आगे चलकर लिवर में स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस के लिए जिम्मेदार बनती हैं। आपको बता दें कि लिवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे पेट के राइट साइड पर मौजूद लिवर शरीर का बहुत ज़रूरी अंग है। खाना पचाने से लेकर बाइल यानी पित्त बनाने जैसे ज़रूरी कामों को ये हमारे शरीर के अंदर करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी में 2 बेहद ज़रूरी काम करता है। इनमें से एक है फैट यानी वसा का पाचन और दूसरा है ब्लड से अवशिष्ट यानी वेस्ट को बाहर निकालना। विज्ञान के हिसाब से अगर शरीर के अंदर मौजूद लिवर काम करना बंद कर दे तो इंसान की मौत हो जाती है। आइए, अब समय है आज के टर्म ऑफ द डे का, और आज के टर्म ऑफ द डे में है डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहा जाता है। यह शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऐप या वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को उन चीजों को करने के लिए तैयार किया जाता है जो दरअसल वो करना नहीं चाहते। इसे ऐसे समझिए, कई बार किसी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो उस पर आ रहे ऐड को आप हटाना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस का साइन ही नहीं दिखेगा। फिर आप जब उस क्रॉस को क्लिक करते हैं तो वो इतना कम विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है। अब आप वो ऐड देखना चाहते थे या नहीं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ऐड दिखाने का काम डार्क पैटर्न्स के जरिए कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स कुकीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़े साइज में ऑप्शंस देती हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का ऑप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। डार्क पैटर्न्स में कई तरीकों का इस्तेमाल करके यूज़र के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। कई बार इंस्टा और फेसबुक जैसे ऐप पर्सनलाइज्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके यूज़र से उनके डेटा का कंसेंट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को 2010 में लंदन के एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। वक्त है रैपिड न्यूज़ का, देखते हैं रैपिड न्यूज़ में क्या है खास। हाल ही में वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति सुर्खियों में आई है। आपको बता दें, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में लिस्ट किया गया है। और खबर यह है कि हाल ही में अमेरिका के ओहियो राज्य के कोलंबस चिड़ियाघर में इसी प्रजाति के गोरिल्ले का जन्म हुआ है।
इनके नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो ये गोरिल्ला मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इक्वेटोरियल गिनी के साथ साथ गैबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी घटती आबादी के कारणों की बात करें तो आवास की हानि, वनों की कटाई, अवैध शिकार और बीमारी के कारण पिछले 20 से 25 सालों में इस प्रजाति के गोरिल्लों की संख्या में 60% से अधिक की गिरावट आई है। आपको बता दें कि मध्य पश्चिम अफ्रीका न केवल गोरिल्लों का घर है बल्कि घातक इबोला वायरस का भी घर है। WWF की माने तो इबोला वायरस संभवतः वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के अधिकांश नेचुरल हैबिटेट क्षेत्र में फैल चुका है, जो कि इस प्रजाति के विनाश का एक प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। आईफिल टावर में यूपीआई की सफल शुरुआत के बाद अब यूपीआई ने पेरिस के सेंट्रल एरिया तक अपनी पहुंच बना ली है। हाल ही में यूपीआई पेमेंट सर्विस को पेरिस के ऐतिहासिक गैलरीज लाफायट में शुरू किया गया। आपको बता दें, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने फ्रांस की पेमेंट इंडस्ट्री की लीडर कंपनी लायरा के साथ मिलकर फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस की शुरुआत की थी। फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के पीछे का रीजन भारी संख्या में भारतीय टूरिस्ट का फ्रांस को विजिट करना है। इसके साथ ही 26 जुलाई 2024 से पेरिस ओलंपिक भी शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय यात्रियों के जाने की उम्मीदें हैं। इस सर्विस के एस्टैब्लिश होने से इंडियंस को फ्रांस में हैसल फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें, यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में सिंगापुर में यूपीआई को लॉन्च किया गया था, जो कि यूपीआई की पहली अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग थी। हवा और सूरज की रोशनी से बना कैंड वाटर जल्दी ही अमेरिका में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। दरअसल अमेरिका की सोर्स नाम की कंपनी ने स्काई वाटर नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद बोतल बंद पानी की कंपनियों से कंपटीशन के अलावा सोलर पावर्ड हाइड्रो पैनल्स को प्रमोट करना है। हाइड्रो पैनल्स सोलर पैनल के जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि हाइड्रो पैनल्स पानी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाइड्रो पैनल्स भी सनलाइट से ही पावर लेते हैं और वातावरण में मौजूद जलवाष्प को इस पैनल के हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल सोख लेते हैं और साफ पानी प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी दावा करती है कि एरिजोना जैसे शुष्क इलाके में भी प्रत्येक हाइड्रो पैनल 3 लीटर प्रतिदिन की दर से प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। फिलहाल कंपनी रिटेल कारोबार नहीं करती। यह कंपनी गवर्नमेंट्स और डेवलपमेंट बैंक्स को हाइड्रो पैनल्स प्रोवाइड करवाती है ताकि रिमोट या पानी की भारी कमी वाले इलाकों में पीने योग्य पानी पहुंचाया जा सके। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रोडक्शन वैल्यू की तुलना में 16.8% ज्यादा है। ये वृद्धि रक्षा उत्पादन में भारत की अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रही है। आपको बता दें, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी कई सरकारी और अन्य निजी कंपनियां भारत के रक्षा उत्पादन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वहीं रक्षा उत्पादन में इस वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का भी योगदान है, जिनके तहत रक्षा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI के लिए ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 74% किया था। आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ईयर एंड समीक्षा 2023 में बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कुल निर्यात की वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए थी। यह वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से 10 गुना ज्यादा थी और लगभग 85 देशों को रक्षा प्रोडक्ट्स निर्यात किए गए थे। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि आज भारत रूस का पहला विदेशी कस्टमर बन गया है जिसने कलाश्निकोव और असॉल्ट राइफल्स की 200वीं सीरीज को प्रोड्यूस किया है। हाल ही में भारत और रूस के एक ज्वाइंट वेंचर ने 35,000 कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन कर भारतीय रक्षा मंत्रालय को डिलीवर किया है। इस ज्वाइंट वेंचर का नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL। इस ज्वाइंट वेंचर को 2019 में सेटअप किया गया था। इसमें भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB और रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और कलाश्निकोव कंसर्न शामिल है। आपको बता दें, असॉल्ट राइफलों के प्रोडक्शन के लिए भारत और रूस के बीच दिसंबर 2021 में 5,124 करोड़ रुपए की डील हुई थी। डील के तहत रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का प्रोडक्शन होना तय हुआ था।
इसके अलावा डील के तहत राइफल्स के प्रोडक्शन में 100% स्वदेशी कलपुर्जे लगने हैं और राइफल्स का प्रोडक्शन 128 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा में स्थित राइफल फैक्ट्री में इन राइफल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। चलिए अब बारी है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीति आयोग, कोल इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अगला प्रश्न है, कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? फ्रांस, रूस, USA या फिर इजराइल? आइए देखें, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसे 10वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? ईरान, भारत, बेलारूस, पाकिस्तान? सही जवाब है विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन को लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।